हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। तो यार, जो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो है अपना दो चरों में रैखिक समीकरण। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, देखो बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला, लगभग एक वीक हो गया। एक्चुअली हो क्या रहा था ना कि कुछ अपना तो कुछ घर भी बन रहा और अन अकेडमी पे भी मैं ज्वाइन कर रहा था, अन अकेडमी को भी ज्वाइन कर रहा था, तो उसमें मेरे को समय लग गया। ठीक है ना, कोई नहीं, अब कंटिन्यू रहेगा। लगभग एक दिन में तो एक लेक्चर आ ही जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो, जो आज का लेक्चर होने वाला है बहुत ही तगड़ा होने वाला है। तो देखो, तो पहले समझते हैं ना कि ये क्या होता है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहले क्या होता है वो समझते हैं। देखो ध्यान से, क्या है कि वह समीकरण जिसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a, b एवं c वास्तविक संख्याएं हैं और a तथा b दोनों शून्य नहीं है। मतलब इस फॉर्म में आपको लिखा जाना चाहिए। देखो थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, आपको मजा आएगा। ये a और b जो है, ये जो आपको a और b दिख रहा है यहाँ पे, ये a और b, ये आपको शून्य नहीं होना चाहिए और इस फॉर्म में आपको होना चाहिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे a b से हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखो तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, दूसरा अगर एग्जाम्पल देखो तो आप ये बोल सकते हो 3x प्लस 2y इक्वल टू 11। देख लो ना, ये 0 नहीं है ना, a b 0 नहीं है ना, तो आप लोग ये आराम से बोल सकते हो। बहुत लोग बोलेंगे कि सर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, यहाँ तो सर 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है। अरे भाई 5 को इधर ले आओ, कोई दिक्कत? 2x प्लस 3y माइनस 5 कर लो, यहाँ पे 0 डाल दो, खत्म। समझ में आ रहा ना? अरे भाई, तो आपको होना चाहिए ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखो अब समझते हैं कि हमारा जो एक रैखिक समीकरण का हल क्या होगा। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, किसको हम लोग हल बोलते हैं, वो चीज सीखेंगे। देखो ध्यान से, क्या है कि किसी दिए गए रैखिक समीकरण में दोनों चर x एवं y का वह मान जो उस समीकरण को संतुष्ट करता है, समीकरण का हल कहलाता है। मतलब कोई x और y का एक ऐसा मान होगा, कोई भी अगर समीकरण दिया हुआ है, उस समीकरण को अगर संतुष्ट कर जाएगा तो उसको, उस समीकरण का हम लोग क्या बोल देंगे, हल बोल देंगे। ठीक है, इसे मान लो कि एक रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ऐसे ही करते हैं, जहां पे a b हमारा 0 नहीं है। ठीक है, और जो a b c हमारा रियल नंबर, आर से रियल नंबर बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है ना कि x बराबर अल्फा एंड y बराबर बीटा किसी रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस 0 के बराबर 0 के हल कहलाते हैं यदि, देखो कहना यही है, यहां समझो, अगर बराबर x बराबर अल्फा y बराबर बीटा जो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का हल तभी कहलाएगा ना जब इसमें x बराबर अल्फा पुट करेंगे, ठीक है, और y बराबर बीटा पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारा भाई 0 हमको लाके दे दो तो हम मान ले। समझ रहे हो ना? मतलब हल होने का मतलब होता है इस वैल्यू को अगर आप इस समीकरण में पुट करोगे तो यहाँ पे आपका LHS बराबर RHS आना ही आना होगा। यही होता है हल का मीनिंग। जो इसका हल होता है, अगर उसको उस इक्वेशन में आप अगर डालते हो तो इसमें जितना LHS होगा वो RHS के बराबर होगा। जैसे देखो क्वेश्चन देखो यहाँ से कि मान लो कि x बराबर 3 और y बराबर 2 समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 13 का हल है। इट मीन्स क्या है, तुरंत दिमाग में दौड़ जाना चाहिए कि भाई x बराबर 3 एवं y बराबर 2 जो है वो 3x प्लस 2y बराबर 13 का हल है। इट मीन्स क्या, ये जो चीज है x बराबर 3 एंड y बराबर 2, अगर इसको इसमें डालोगे तो मस्त ही सेटिस्फाई करेगा। हल है, तो मैं हल कभी नहीं बताया था आपको, अगर इस टोटल वैल्यूज को आप अगर इसमें डाल दो, इस इक्वेशन में डाल दो, इस समीकरण में डाल दो, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। मीन्स क्या, LHS बराबर से होना चाहिए। तो चलो x बराबर 3 पुट करो और y बराबर 2 पुट करो। देखो थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, देखो यहां से देखो, तो ये जो चीज है x बराबर 3 y बराबर 2 जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसको इसमें हम लोग डाले तो इसमें क्या, अगर हल है तो इसका LHS बराबर RHS होना चाहिए। ठीक है, तो चलो भाई डाले x बराबर 3 y बराबर 2, x यहाँ पे 3 डाल दिए, 3 गुना 3 प्लस 2 इंटू वाई था तो 2 इंटू वाई बराबर 2 डाल दिए। देख लो, जब इसको सॉल्व किए हम लोग तो 9 प्लस 4 हमारा कितना आ गया, 13। अब देखो आप ध्यान से, यहाँ पे RHS बराबर 13 ही है। मीन्स क्या, LHS बराबर RHS हम लोग का प्रूफ हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना
कि जो x बराबर 3 है एवं y बराबर 2 है, वो जो हमारा समीकरण गिवन है 3x + 2y = 13, उसका एक क्या है, ये एक हल है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मान लो कि इक्वेशन यही है अपना 3x + 2y = 13, इक्वेशन यही है। पहले हम लोग डाल रहे थे x बराबर 3 एंड y बराबर 2 हम लोग डाल रहे थे। ठीक है, अब क्या करो आप कि x बराबर 2 एंड y बराबर 3 आप डालो। ठीक है, तो जब आप ये डालते हो इस इक्वेशन में तो देखो क्या होता है, 3 × x बराबर 2 डालो, 3 × 2 + 2 × y बराबर 3 डालो यहाँ पे, तो जो आपको सॉल्व करके आता है वो आता है हमारा 12। लेकिन जब RHS की आप बात करते हो तो RHS हमारा 13 है, लेकिन आपको RHS हो रहा है 12। मीन्स क्या, ये हमको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन को ये जो है वैल्यू x बराबर 2 y बराबर 3, ये अपना इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मीन्स क्या बोलेंगे कि ये भाई हमारा इक्वेशन का हल नहीं है। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है। तो ये तो अपना एक दृष्टि होगा कि किस तरीके से हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में देखते हैं, मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से कोई किसी भी इक्वेशन का हल होगा या नहीं होगा। जैसे मान लो अब ज्यामितीय दृष्टि से अगर देखें तो एक चीज हमेशा मैं बताता हूं कि अगर कोई भी इक्वेशन का अगर कोई हल है, जैसे मान लो 3x + 2y बराबर 13 का हल था अपना x बराबर 3 एवं y बराबर 2, यही हल था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ज्यामितीय दृष्टि से अगर देखो, अगर इस लाइन को ड्रॉ किया जाए तो ये जो x बराबर 3 y बराबर 2 है, मतलब 3, 2, ये जो पॉइंट होगा इस पे पक्का अलाई करेगा, मतलब पक्का इस लाइन पे ये पॉइंट आएगा ही आएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, समझना क्या है, x बराबर 2 एवं y बराबर 3 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया था। ये देखो ज्यामितीय दृष्टि से इसका अर्थ है कि बिंदु 3, 2 समीकरण 3x + 2y द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है। जैसे मैंने बताया, जो इसका हल होगा, अगर इस इक्वेशन को आप लाइन में कन्वर्ट करो, लाइन में ले जाओगे, तो ये बिंदु जो है इस पे आपको स्थित होगा ही होगा, विदाउट एनी डाउट इस पे ये बिंदु होगा ही होगा, इस लाइन पे। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। परंतु बिंदु 2, 3 इस पर स्थित नहीं है, क्योंकि इसका हल ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हम जब कर रहे थे कि ये जो 2, 3 अगर डालोगे इसमें, तो ये हमारा क्या आ रहा है, हल नहीं है। तो इस पे हम लोग का ये इस लाइन पे ये बिंदु हम लोग का लायक नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होगा किस तरीके से हम लोग इस चीज को डील करते हैं। ठीक है, तो यह कथन किसी भी रैखिक समीकरण सत्य है। कोई भी जो रैखिक समीकरण होगा ax + by + c = 0 करेंगे तो वो आपको हर के लिए ये चीज सत्य है कि अगर कोई किसी का भी हल होगा, अगर उस इक्वेशन को आप ड्रॉ करोगे, लाइन बनाओगे, तो वो पॉइंट इस पे लाइक करेगा ही करेगा। ठीक है, तो देखो समीकरण ax + by + c का प्रत्येक हल इतना इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा पर के बिंदु के संगत होगा। वही चीज लिखा हुआ है। और यह कथन विलोमता भी सत्य है कि अगर भाई कि कोई भी पॉइंट अगर किसी रेखा पे स्थित है तो ऑब्वियसली इसको ये जो पॉइंट होगा, इस जो लाइन है, इसका जो इक्वेशन होगा उसका ये क्या होगा, हल होगा। वही चीज कहा कि विलोमता भी ये क्या है, सत्य है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि भैया रैखिक समीकरण क्या है और हल क्या होता है। ठीक है, अब क्या है कि दो चरों में युगपत रैखिक समीकरण युग्म है, तो भैया दो आपको समीकरण मिलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि ये है दो अज्ञात चरों x और y में दो रैखिक समीकरण जिसमें प्रत्येक x एवं y के समान मानों के युग्म द्वारा संतुष्ट होता है, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। तो रैखिक समीकरण युग्म का जो डेफिनेशन हुआ वो ये है कि भाई x और y में दो अज्ञात चर तो रहेगा ही, आपके पास दो रैखिक समीकरण होगा, मतलब दो रैखिक समीकरण आपके पास होगा, उसमें अगर x और y के वैल्यू डालने पे दोनों में अगर सेम हो जाए, अगर संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाई कर जाए, LHS बराबर RHS, तो हम लोग ये बोल देते हैं कि ये दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। ठीक है, देखो जैसे एग्जाम्पल से बताता हूं आपको, यहां से देखो
जैसे मान लो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13 है, ठीक है। फिर है 7x माइनस 2y बराबर 20। तो क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक समीकरण आप x बराबर 2 y बराबर माइनस 3 रखिए, ठीक है। कह रहा है कि इसमें भी x बराबर 2 और y बराबर माइनस 3 रखिए। रखो एक बार, x बराबर 2 रखोगे और y बराबर अगर माइनस 3 रखोगे तो 2 दूना 4 प्लस 3 तिया 9, 9 4 13। मीन्स क्या, जो LHS आ रहा है वही हमारा क्या है, RHS है। मतलब इसमें तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर बात करो इसमें 7x माइनस 2y बराबर 20 की बात करते हो तो करो एक बार, 7 इंटू कितना हो जाएगा, x बराबर 2 7 गुना 14 माइनस 2 इंटू y बराबर हो गया माइनस 3। तो 14 प्लस 6 कितना हो गया अपना 20। मीन्स क्या कि ये x बराबर 2 y बराबर माइनस 3 इसमें भी डालते हैं तो भी हमारा RHS 20 था, यहाँ भी हमारा 20 आया। मीन्स क्या, इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है। तब आप बोल सकते हो अगर ये चीज x बराबर 2 चाहे कोई भी वैल्यू x बराबर और y बराबर, अगर ये दोनों समीकरण को सेटिस्फाई कर जाए तो हम लोग ये बोल देते हैं कि ये दोनों ही समीकरण संतुष्ट होते हैं। ये तो है ही, तो हम लोग बोल देंगे कि दिए गए दोनों समीकरण आपस में मिलकर एक रैखिक समीकरण युग्म बनाता है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमारा रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, ठीक है। अभी जो है नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है अपना, वो है समझना कि एक युगपत रैखिक समीकरण जो है हमारा क्या है, का हल क्या है, ठीक है। वो चीज समझेंगे अभी, ठीक है। थोड़ा सा जूम करता हूं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो पाए, ठीक है। देखो जैसे कि x एवं y के मानों का एक क्रमिक युग्म ऑर्डर पेयर जो x एवं y में दो युगपत समीकरणों में से प्रत्येक को संतुष्ट करता है, समीकरण युग्म का हल कहलाता है। देखो आपको मैं रैखिक समीकरण का युग्म बताया था कि अगर कोई भी एक x बराबर और y बराबर कोई भी पॉइंट अगर उस चीज को अगर हल सेटिस्फाई करता है, उस चीज को वैल्यू अगर डालते हैं हम समीकरण में, अगर उसको वो सेटिस्फाई करता है तो हम लोग देखे थे रैखिक समीकरण युग्म, उसमें क्या हो रहा था कि अगर कोई कॉमन x और y का वैल्यू अगर पुट करते थे, अगर दोनों सेटिस्फाई कर जा रहा था तो दोनों को मिलाकर हम लोग ये बोल देते थे कि ये एक रैखिक समीकरण युग्म है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि रैखिक समीकरण का हल युग्म, ठीक है, युगपत। तो आप सीधा समझ लो कि भाई कि अगर x बराबर 4 और y बराबर माइनस 3 है, नीचे दिए गए समीकरण युग्मों का हल इतना और इतना है, ठीक है। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या भाई ये समीकरण युग्मों का हल है। तो चलो चेक कर लो, इसमें आप वैल्यू डालो, इसमें भी आप वैल्यू डालो। इसमें जब वैल्यू डाले तो ये हमारा 17 आ गया, ये RHS के बराबर है, तो सही है भाई। और अगर x बराबर 4 y बराबर माइनस 3 अगर आप इसमें डाल रहे हो, 4x प्लस y बराबर 13 में डाल रहे हो, तो भी हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है। इट मीन्स आप लोग ये चीज बोल सकते हो कि ये जो x बराबर 4 है, y बराबर माइनस 3 है, ये दिए गए समीकरण के निकाय के हल है, ठीक है। ये चीज आप आराम से बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब देखो जो इम्पोर्टेंट है वो एक टर्म आता है कि भैया हमारा अविरोधी एवं विरोधी रैखिक समीकरण का निकाय है, इसके क्या है हल है, ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा क्या होता है, ठीक है। ये चीज समझना। सबसे पहले समझते हैं अविरोधी रैखिक समीकरण के निकाय, ठीक है। ये क्या बोलता है अविरोधी रैखिक समीकरण के निकाय, दो अज्ञात चर समझ रहे हो ना, x, y में दो रैखिक समीकरण का ऐसा निकाय जिसका कम से कम एक हल हो, अविरोधी समीकरण निकाय कहलाता है। फिर से पढ़ो, दो अज्ञात चर तो x, y तो हो ही गया, में दो रैखिक समीकरण का ऐसा निकाय, दो रैखिक समीकरण तो समझ में आ रहा ना, x, y है, ठीक है, दो चर है x और y, दो चर है और दो रैखिक समीकरण हमको लेना है, दो रैखिक समीकरण होगा जिसका कम से कम एक हल हो, उससे हम लोग बोल देते हैं अविरोधी समीकरण का निकाय, हम लोग का हल बोल देते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे अगर देखो विरोधी रैखिक समीकरण के निकाय दूसरा, ये क्या होता है समझना, दो अज्ञात चरों में दो रैखिक समीकरण, दो अज्ञात चर x, y और दो रैखिक सम अपने को लेना है का ऐसा निकाय है जिसका कोई भी हल नहीं हो। अगर कोई भी हल ना हो तो हम लोग इसको बोल देते हैं विरोधी समीकरण का निकाय कहलाता है, ठीक है। मतलब अगर बात करें आपको अविरोधी की, मतलब भाई विरोध नहीं कर रहा है तो भैया कम से कम एक हल तो होगा ही होगा, ठीक है।
और अगर विरोधी रैखिक सम की अगर बात करें, विरोध कर रहा है तो भाई कोई हल नहीं होगा, क्योंकि विरोध करता है तो कोई हल थोड़े होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि माना कि दो रैखिक समीकरण निकाय इस प्रकार है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 3y इक्वल टू 16। ठीक है, स्पष्टता में x एवं y का कोई ऐसा मान प्राप्त नहीं कर सकते जो दोनों सभी को संतुष्ट कर सके। यहाँ पर अगर देखो इसको, इसमें x और y है का कोई एक ऐसा वैल्यू नहीं है जो इसको भी सेटिस्फाई कर दे और इसको भी सेटिस्फाई कर दे, तो हम लोग सिंपल सी बात ये हो गई कि भाई इसका कोई भी हल नहीं है। अब कोई भी अगर कॉमन हल नहीं है तो आप सिंपल से इसको क्या बोल दोगे कि ये हमारा, यहां से अगर देखो, एक मिनट रुको तो, कोई ने ठीक ही तो लिखा है कि x में कोई ऐसा मान प्राप्त नहीं कर सकते जो दोनों सभी को संतुष्ट कर सके। तो सिंपल सी बात है कि भाई कि दिए गए समीकरण के निकाय का कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं है तो मैं क्या बताया था, विरोधी रैखिक समीकरण इसको बोल देंगे। तो दिए गए समीकरणों का निकाय विरोधी, और अविरोधी लिखा ये गलत है, ये और नहीं होगा, ये विरोधी, क्योंकि भाई कोई हल है ही नहीं। कोई अगर हल होता तब तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, अगर कोई हल हो जाता तब तो हम लोग बोल देते अविरोधी, कम से कम एक हल हो, मैक्सिमम जितना भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हल है ही नहीं, तो हम लोग बोल देंगे विरोधी रैखिक समीकरण के निकाय, और नहीं होगा, ये विरोधी है। ठीक है, देखो अब ध्यान से, तो ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि क्या विरोधी होता है और क्या अविरोधी रैखिक समीकरण होता है। अगर अविरोधी की बात करो तो अविरोधी रैखिक समीकरण विरोध नहीं करता है, मतलब कम से कम एक हल तो होगा ही होगा, ज्यादा ज्यादा जितना भी हो सकता है। लिखा ना, कम से कम एक हल हो, कम से कम एक हल हो, ज्यादा ज्यादा जितना भी हो सकता है। और अगर विरोधी रैखिक समीकरण की बात करो तो इसका कोई भी हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। और एक चीज और याद रख लेना कि जो हमारा विरोधी रैखिक समीकरण जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, तुमको असंगत भी बोलते हैं, इसको याद रख लेना, असंगत कभी कभी आता है, इसको असंगत भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, देखो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, मस्त। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे वो वीडियो आएगा पर हम ग्राफीय विधि से किस तरीके से ये जो रैखिक समीकरण होता है उसको ग्राफ पे किस तरीके से प्लॉट करते हैं और किस तरीके से प्लॉट करके हम लोग हल निकालते हैं। ठीक है, और यार मजा आया होगा ना यार, बंदे को लो यार, हम लोग IIT NIT के बंदे अगर आप लोग को पढ़ा रहे हैं ना, तो हम लोग का एक मोटो है कि आप लोग का पूरा सिलेबस आपके बोर्ड एग्जाम जो 2021 का आने वाला है उससे पहले आपको कंप्लीट करवाऊं। और यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हूं उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं ढेर सारा क्वेश्चन लगवाता हूँ और आपके डाउट्स को क्लियर करता हूँ। चलो ओके, थैंक्स।